समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और G7 समिट के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी आपके सामने। आपको बता दें G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात और साथ ही मैक्रो, ऋषि सुनक, किशिदा से भी वार्ता को लेकर आज बड़ी खबर है। इस बीच मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है। किस वक्त होगी बैठक, क्या रहने वाला है एजेंडा और राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली मुलाकात पर भी रवि रहेगी नजर। बिल्कुल, G7 समिट में शिरकत करने इटली पहुंचे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हम साथ मिलकर वैश्विक मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं और बेहतर भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। G7 की बैठक को लेकर, समिट को लेकर प्रधानमंत्री ने यह कहा है। और अब G7 में प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व के कौन कौन से पावरफुल राष्ट्राध्यक्षों के साथ होंगे, इस बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि G7 में पीएम की मुलाकात आज होने वाली है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। ये मुलाकात हो सकती है दोपहर 2:15 बजे का वक्त होगा, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ उनकी मुलाकात है। उसके बाद दोपहर 2:40 का वक्त, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात होगी, और फिर दोपहर 3:30 बजे का वक्त, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। रात 9 बजे का वक्त होगा, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और 9:20 में जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ मुलाकात। 9:50 पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मुलाकात होगी और साथ ही रात 11 बजे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ होने वाली मुलाकात पर रवि सबकी नजर रहेगी। और इटली में जारी G7 समिट के बीच ग्लोबल लीडर्स से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इटली में स्काई डाइविंग देखने पहुंचे G7 लीडर्स। G7 देशों के ध्वज के साथ पैराशूट लैंडिंग। G7 राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में पैराशूट लैंडिंग, स्काई डाइविंग के दौरान उत्साहित दिखे G7 लीडर्स। G7 लीडर्स ने ताली बजाकर अभिवादन किया। तस्वीरें आप देखिए, बेहद दिलचस्प। और जो पैराग्लाइडर्स थे उन्होंने अलग अलग देशों के G7 मेंबर्स के ध्वज के साथ ये पैरा ड्रॉप किया है और वहां पर जितने भी नेता मौजूद थे इसे देखकर काफी उत्साहित नजर आए। तस्वीरें आपके सामने। चलिए, तो लगातार आ रही तस्वीरें तो आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन G7 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की जिस तरीके से नजर है, पिछले 2 साल में वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदल भी गया है। ऐसे में जब दुनिया के ये पावरफुल देश आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पर राय भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में G7 का एजेंडा आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहाँ आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा भी संभव बताई जा रही है। साथ ही स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन की प्लानिंग पर भी चर्चा होने वाली है, जो अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर विशेष फोकस रहेगा और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और प्रभाव पर भी बैठक में मंथन किया जा सकता है। एनर्जी के क्षेत्र में नए बदलावों पर चर्चा को लेकर भी खबर है। अफ्रीका और भूमध्य सागर के हालात पर भी सबकी नजर बनी हुई है और इस लिहाज से यहां अफ्रीका और भूमध्य सागर के हालात पर भी चर्चा संभव बताई जा रही हैं। अब 3 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने रख देते हैं, जहां देखिए किस तरीके से 2014 और 2019 के साथ साथ अब 2024 की ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। जहां 2014 में आपको बता दें प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भूटान गए थे, वही तस्वीर 2014 की आपके सामने। 2019 में शपथ लेने के बाद सबसे पहले मालदीव का दौरा किया था, वो तस्वीर भी आपके सामने। और इस बार वो इटली के लिए रवाना हो गए हैं, इनफैक्ट इटली पहुंच गए हैं और G7 में पीएम मोदी दुनिया के पावरफुल नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग्स भी करने वाले हैं। और G7 के बीच आज 2 बड़े फैसले लिए गए। इन दोनों फैसलों से यूक्रेन युद्ध और भड़क सकता है, इसका भड़कना तय है। बाइडेन और जेलेंस्की के बीच बहुत ही बड़ी डिफेंस डील हुई है, तो यूक्रेन को भारी भरकम आर्थिक मदद देने का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद करने वाले इन दोनों फैसलों से G7 देशों पर पुतिन और भड़क सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग बबूला पुतिन इन फैसलों के बाद क्या एटमी ट्रिगर दबा सकते हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि G7 समिट के बीच अमेरिका और यूक्रेन में एक और सैन्य समझौता हो सकता है और यूक्रेन की सैन्य मदद अमेरिका बढ़ाएगा। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाइडेन और जेलेंस्की के बीच जिस तरीके से समझौते को लेकर खबर आ रही है, यूक्रेन को अब जल्द F-16 मिलेंगे और F-16 स्क्वाड्रन अब मिलेंगे और तेजी से F-16 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं यूक्रेन को। F-16 के साथ मिसाइल भी यूएस देगा, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को मिलेंगे।
और इटली में जारी G7 समिट से अब तक की सबसे बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच G7 का बड़ा फैसला। यूक्रेन को $50 बिलियन कर्ज देने का ऐलान। G7 देश देंगे $50 बिलियन का कर्ज। G7 देशों के फैसले से भड़क सकते हैं पुतिन। इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करेंगे और उसके जरिए आपको यह समझाएंगे कि यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद कैसे जंग की आग में घी डालने जैसी है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं क्योंकि यहां देखिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है और सभी G7 देश यूक्रेन को अब आर्थिक मदद भी देंगे। हालांकि यूरोप में रूसी संपत्तियों से जमा हुआ धन और साथ ही रूसी संपत्तियों को G7 देशों ने बेचा है और यूक्रेन को मिलेंगे $50 अरब का कर्ज और साथ ही कर्ज से यूक्रेन का जंगी अभियान जाहिर सी बात है और ज्यादा मजबूत होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब नया मोड़ भी ऐसे में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर सेना के प्रहार की। कठुआ में मारे गए आतंकी पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी का नाम हैदर, पाकिस्तान के रावलकोट का रहने वाला था आतंकी। जम्मू कश्मीर में ही कठुआ के हीरानगर के सैदा इलाके में संदिग्ध आतंकी होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया। कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट भी मौके पर मौजूद हैं। उनकी ये लेटेस्ट रिपोर्ट। लोकल्स की तरफ से पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर 2 संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद एक बार फिर इसी पूरे गांव में कॉर्डन जो है वो पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगाया गया है और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आपको बता दें कि डोडा के अंदर भी लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसके बाद आतंकी जंगल के इलाके में भाग गए, जिसके लिए सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि डोडा पुलिस की तरफ से 4 संदिग्धों की जो फोटो है वो भी रिलीज़ की गई है और ऐसे में आज यहाँ पर एक बार फिर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है, क्या वाकई यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। और आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर हाईवे पर तलाशी अभियान तेज हो गई है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आतंकी हमले में अब तक 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जगह जगह तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी आधी रात को गाड़ियों को रोककर तलाशी ले रहे हैं। हाईवे पर ट्रक, बस हो या फिर प्राइवेट कार, सबकी तलाशी ली जा रही है। पहचान पत्र और गाड़ियों के कागज देखने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। लगातार 4 हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक के फन को कुचलने के लिए सेना ने कमर कस ली है। 4 हमलों में शामिल आतंकियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं जम्मू और राजौरी में आत्मघाती हमले के इनपुट भी मिल रहे हैं। इसके आधार पर सेना कार्रवाई कर रही है। शिवखोड़ी आतंकी हमले में 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर सेना छापेमारी कर रही है। घाटी को दहलाने वाले आतंकी जहां भी होंगे, सेना के जवान उन्हें ढूंढ निकालेगी। खूनी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी नहीं बचेंगे। और जम्मू कश्मीर को लेकर चीन के बयान को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। किसी भी देश को दखलंदाजी करने का हक नहीं। चीन पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर भारत ने 2 टूक बयान दिया है और कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी दखलंदाजी का हक नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने बातचीत के बाद 7 जून को बीजिंग में संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें दोनों देशों ने POK से होकर गुजरने वाले तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की। भारत ने उनके बयान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का उल्लेख किए जाने की आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे।
नई दिल्ली भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने वाले इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूत करने या वैध बनाने के लिए किसी भी कदम का दृढ़ता से विरोध करता है। भारत पहले भी कई बार कह चुका है कि पश्चिमी चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाला गलियारा जो पीओके से होकर गुजरता है वो भारतीय क्षेत्र है। चीन का CPEC प्रोजेक्ट करीब 3000 किलोमीटर तक फैला है। लागत $50 अरब है। और कुवैत की इमारत में लगी आग में 45 भारतीयों की मौत हो गई। इनमें 23 केरल के हैं। कुवैत पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने घायलों से मुलाकात की। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज भी कुवैत रवाना हुई है। कुवैत में हुए अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हो गई है। कई लोग अब भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कुवैत पहुंचे हुए हैं। घायल लोगों से मुलाकात कर वहां के हालात के बारे में जानकारी ली है। आग में मरने वाले 45 भारतीयों में 23 के केरल से होने की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कुवैत रवाना हो गई है। Embassy has declared 23 deaths. I'm talking about Keralites. So 23 deaths are officially declared. और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कहा भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं और जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकार किया उसे पूरी ताकत नहीं थी। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़। और केंद्र में नई सरकार के गठन और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद अब निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हैं। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव 25 जून दोपहर तक आमंत्रित किया गया है और 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी की लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन को और दूसरे कार्यकाल में राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन इस बार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास 2014 और 2019 की तरह लोकसभा में बहुमत नहीं है। लोकसभा सत्र के पहले 2 दिन यानी 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाले संसद के इस संक्षिप्त सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अपनी नई मंत्री परिषद का संसद से परिचय भी कराएंगे। नई लोकसभा में विपक्ष के तेवर आक्रामक रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि इस चुनाव में लोकसभा में विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। ये सीट एनसीपी अजीत गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बारामती लोकसभा सीट से अपनी ननद सुप्रिया सुले से करारी हार के बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा से संसद पहुंचना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने नामांकन कर दिया है। माना जा रहा है कि सुनेत्रा राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचित हो सकती हैं, क्योंकि महायुति गठबंधन के पास 180 से ज्यादा विधायक हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के पास केवल 69 विधायक हैं। लेकिन इस फैसले को लेकर अजीत पवार के गुट के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने के फैसले से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं।
अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया है उससे वो नाराज नहीं है। बहुत सारे लोग इच्छुक थे, हाँ ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के सितारे बुलंदी पर हैं। पार्टी के एक कार्यक्रम में चिराग ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। मौका था पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सभी सांसदों के स्वागत का, और इस मौके पर चिराग ने अपने मन की बात भी कह डाली। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में चिराग ने चाचा पशुपति पारस का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। कई अपने भी थे जिन्होंने ये भीतर घात करने का प्रयास किया, कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो और हम लोग इनके सर पर चढ़े। पर जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जो लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे, वो लोग भूल गए कि ये पार्टी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। लोकसभा चुनाव में एलजेपी आर ने चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ी गई सभी 5 सीटें जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की है और मोदी 3.0 में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर नमाज अता ना की जाए और ना ही कोई नई परंपरा की शुरुआत हो। चुनाव परिणाम आने के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्शन में हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की, अधिकारियों से राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि नमाज एक निर्धारित स्थल पर ही हो, सड़क जाम कर नमाज अता नहीं होनी चाहिए। योगी ने साफ कहा है कि आस्था का सम्मान हो, लेकिन किसी नई परंपरा को बढ़ावा न मिले। योगी ने अपने अधिकारियों को साफ कहा है कि हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच हो। यदि कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करे, राज्य में शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करता मिले, तो उसके साथ पूरी कड़ाई की जाए। सीएम ने कहा अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। बैठक में योगी ने कहा सुशासन के लिए संवाद और समन्वय बनाए रखें और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, जनता के खिलाफ नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि वाहन सरकारी हो या कि प्राइवेट, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर स्वीकार नहीं है। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बेंगलुरु कोर्ट ने पॉस्को मामले में सीआईडी के सामने पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। गुरुवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सीआईडी ने येदियुरप्पा को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये मामला अदालत तक पहुंचा। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। येदियुरप्पा के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सीआईडी के सामने पेश होने के लिए उन्होंने समय मांगा था। बताया जा रहा है कि येदियुरप्पा फिलहाल दिल्ली में है, वहां से लौटने के बाद जांच में शामिल हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार येदियुरप्पा पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है। ये मामला 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने एक मीटिंग के दौरान अपने आवास पर उसकी बेटी के साथ यौन शोषण किया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में हजारों याचिका दाखिल की गई हैं और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं को एक जगह ट्रांसफर की मांग भी की है। इससे पहले गुरुवार को 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए।
नीट रिजल्ट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। छात्र छात्राओं के आरोपों के बीच विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। देश भर में नीट रिजल्ट को लेकर हजारों याचिकाएं दर्ज हैं। एनटीए ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, जिस पर आज सुनवाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनटीए को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र 23 जून को फिर से परीक्षा देंगे। ग्रेस मार्क्स के साथ 720 नंबर हासिल करने वाली छात्रा अंजलि यादव ने कहा कि वो परीक्षा देने को तैयार हैं। अभी जो हो गया उसको भूल के दोबारा से तैयारी करने की कोशिश करें, दोबारा से तैयारी करें, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पेपर दिया था, तो 10 दिन की रिवीजन में हो जाएगा, दोबारा से पेपर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी पेपर लीक की जांच, परीक्षा रद्द करने की मांग और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर फैसला आना बाकी है। और नीट रिजल्ट को लेकर सियासत भी गर्म है। शिक्षा मंत्री द्वारा एनटीए को क्लीन चिट देने पर कांग्रेस हमलावर है। 24 लाख छात्रों के सवाल पर सड़क से लेकर अदालत तक संग्राम जारी है। नीट रिजल्ट पर विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने सरकार से नीट रिजल्ट की सीबीआई से जांच की मांग की है, जबकि शिक्षा मंत्री ने एनटीए को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि गड़बड़ी के आरोप गलत हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम तो अगर प्रमाण आधारित होता है तब वो तो उसको विचार करेगी। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। और अब भारतीय इकोनॉमी की गुड न्यूज देने वाली खबर, जहां आपको बता दें मूडीज ने जारी की है दूसरी छमाही की रिपोर्ट। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और भारत पिछले साल की जारी रफ्तार भी बनाए रखेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक इस साल भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत घरेलू स्तर पर जारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को पिछले साल की तरह बरकरार रखेगा। मूडीज ने कहा 2024 की पहली छमाही में इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत अर्थव्यवस्था की वृद्धि के मामले में सबसे आगे रहेंगे। ये देश बढ़ते निर्यात, स्थानीय मांग एवं बुनियादी ढांचे पर सरकारी व्यय के दम पर कोविड पूर्व वृद्धि आंकड़ों से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। मूडीज के मुताबिक भारत चुनाव के बाद की नीतिगत निरंतरता के दम पर इस साल 6.8% की दर से वृद्धि करेगा और वर्ष 2025 में इसकी वृद्धि दर 6.5% रहेगी। 2023 में भारत की जीडीपी 7.7% बढ़ी थी और 2022 में 6.5% रही थी। मूडीज ने कहा है कि सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय और मजबूत विनिर्माण गतिविधियों की वजह से भारत ये वृद्धि हासिल कर पाया है। मजबूत कॉरपोरेट ऋण पैमाने और आकर्षक मूल्यांकन के कारण भारत और आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत पोर्टफोलियो प्रवाह की संभावना है। खबर भोपाल से है। भोपाल में एक हाथी ने अपने ही महावत को कुचल दिया। महावत हाथी के पास ही सो रहा था, तभी उस पर हमला कर दिया। अब हाथी को थाने परिसर में बांध दिया गया है। थाने परिसर में मौजूद इस हाथी ने अपने ही महावत को कुचलकर हत्या कर दी। 50 वर्षीय महावत हाथी के नजदीक ही सो रहा था, तभी अचानक हाथी ने उसे पैरों से कुचल दिया। सूंड से पटक कर उसकी हत्या कर दी। ये हाथी तब तक पटकता रहा जब तक महावत की सांसें नहीं रुकी। महावत की मौत के बाद ये हाथी इसी थाने परिसर में मौजूद है। पुलिस का कहना है कि उसने हाथी को यहाँ नहीं लाया। हाथी का कुछ दिमाग घुमा होगा, इस कारण उसने इनकी पैरों से कुचल दिया, सूंड पर रख के पटक दिया, जिसकी उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को तत्काल पीएम रूम भिजवाया गया। बाद पीएम डेड बॉडी सुपुर्द की गई। बाद आने पर साथियों के आने पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि 6-8 लोग हाथी को लेकर भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। देहात में घूम घूम कर भिक्षावृत्ति करते हैं। रात में जब हाथी को बांधकर सो रहे थे तभी अचानक हाथी ने पास में सो रहे एक महावत पर हमला बोल दिया। पुलिस का कहना है कि हाथी की मानसिक स्थिति ठीक है और महावत के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस भी है। और बात सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से फंसे पर्यटकों की, जहां बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची हुई है। 6 लोगों की मौत की खबर है। 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में भीषण बारिश की ये तस्वीर। हालात लगातार इस बारिश के बाद बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, पर्यटक फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले की हैं, जहां लगातार भारी बारिश और चट्टान ढहने से कई लोगों की मौत हो गई, सड़कें टूट गई, कई मकान ढह गए और कई पानी की तेज धार में बह गए। बिजली के खंभे और बड़े बड़े पेड़ पानी की इसी तेज धार में बह चुके हैं। अब उनका नामो निशान भी नहीं बचा है। जिस गरुड़ो गमार झील और युमथांग घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों वाले मंगन जिले के जोंगू, चोंगथांग, लाचेन और लाचुंग जैसे कस्बे का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। सिक्किम में हुई भारी बारिश का कहर बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए कालिम्पोंग में तीस्ता नदी के किनारे बसे इलाकों का हाल, जहां सैलाब सब कुछ बहा ले गया। लोगों के घरों दुकानों में पानी घुस गया। पानी फिर 3-4 बजे समन पानी रास्ते में धीरे धीरे आया था। 5 बजे समन पानी पूरा रास्ते में चला आया। वो हम लोगों का गैरेज वगैरह सब डूब गया है, गाड़ी वगैरह सब चला गया है जितना था। अभी तो यहाँ पे रेंट पे रह रहा था। यहाँ पे हम लोगों का बाइक का गैरेज था, सब लोगों का सब कुछ था यहाँ पे, अभी भी सब चला गया। और सिक्किम में कुदरत के क्रोध की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सड़कें धंस गई हैं, कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। लैंडस्लाइड से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। उत्तरी सिक्किम में तबाही ज्यादा है, कई जगहों पर पर्यटक फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि सिक्किम में कुदरत ने तबाही मचा रखी है। कैसे तबाही मचा रखी है जानकारी आपके सामने, क्योंकि मंगन जिले में मूसलाधार बारिश को लेकर तस्वीरें सामने आई हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड से मची तबाही की भी तस्वीर आपने देखी। अब आपको बता दें, संगखालांग में एक नवनिर्मित पुल भी ढह गया है। मंगन जिले का दोजोंगू चुंगनाथ से संपर्क टूट चुका है और लैंडस्लाइड से सड़क भी टूट गई है, कई मकान ढह गए हैं। तीस्ता नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 6 लोगों की मौत की खबर है। 1500 पर्यटक कई जगहों पर फंसे हुए भी हैं। और सिक्किम की मूसलाधार बारिश का असर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिला है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में सिक्किम की नदी में सैलाब बह रहा। दूसरी तस्वीर बंगाल के कालिम्पोंग जिले की है, जहां तीस्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से नदी किनारे बने कई घर तबाह हो गए हैं। वहीं कुछ घरों में पानी भर गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में भीषण आग लगी है और चांदनी चौक में कपड़ों की दुकान में लगी आग को लेकर इस बीच आपको ये हम अपडेट दे दें। अब तक दमकल की 57 गाड़ियां मौके पर भेजी गई और भीषण आगजनी के बाद 2 इमारतें भी ढह गई। हालांकि अब सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि आग पर अब तक पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से ये भयानक आग की तस्वीरें आई थी, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचते ही इस बेकाबू आग पर काबू पाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, कूलिंग ऑपरेशन भी चलाया जाता है, फिलहाल अभी भी पूरे तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और ये सुबह की तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और फायर कर्मी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कपड़े की कई दुकानें, आसपास की दुकानें भी जिस तरीके से इसकी चपेट में आई हैं, हालात को देखते हुए इस वक्त ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए 57 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो दमकल की अब तक मौके पर भेजी जा चुकी हैं। और कल शाम की, कल रात की ये तस्वीर और साथ ही आज सुबह की ये तस्वीर। और इस बीच चांदनी चौक में अभी दिन चढ़ते ही जैसे दुकानें खुलेंगी, हालांकि इस इलाके में जिस तरीके से कूलिंग का काम इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि आसपास की जो इमारतें भी, दुकानें भी इसकी चपेट में आई हैं और ये जो पूरी इमारत आग की चपेट में रही, इस पर काबू पाने की कोशिशें कैसे की जा रही हैं, हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की चांदनी चौक इलाके के मारवाड़ी कटरा एरिया में कल शाम 5 बजे के आसपास आग लगी है और तस्वीर अभी आप सुबह, अगले दिन सुबह की तस्वीर देखिएगा। आज अभी तक आग धीरे धीरे अंदर से सुलग रही है, उसको लगातार आग पर
काबू पाने की कोशिश कर रही है दिल्ली फायर सर्विस की टीम। कल शाम को 17 गाड़ियां आई थी यहाँ पर फायर की, तब से अब सुबह की अगर बात करूँ तो अब तक 57 फायर टेंडर्स यहाँ पर आ चुकी हैं, आग को बुझाने में लगी हुई हैं। लेकिन अभी है चूँकि कपड़े की दुकान से आग शुरू हुई थी, इस वजह से देखिए अभी तक आग बुझाने का काम चल रहा है और अभी तक आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। यहाँ जो दिल्ली फायर सर्विस के जो कुछ अधिकारी हैं उनका कहना है कि धीरे धीरे हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि जल्दी से आग पर नियंत्रण पाए, क्योंकि कपड़े की दुकानें थी तो अंदर बहुत सारा मलबा था जिसमें धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ती जा रही है। आप तस्वीर में हालांकि आपको धुएं के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि नीचे से उसको आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ पर टीम मौके पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ के उनसे भी बातचीत करते कहाँ से आग शुरू हुई थी और अभी क्या कहाँ तक पहुँची है। मैं अपना नाम भी बताइए, यहाँ क्या करते हैं। मेरा नाम आकाश है और ये हमारी पिंकी सूट के नाम से दुकान है। और मैं आपको बता दूं शाम को 5 बजे यहाँ पर आग लगी थी और थोड़ी आग लगी थी और ये पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी आग पहुँच गई और कम से कम यहाँ पर 100-150 दुकानें जल चुकी है और जल के राख हो चुकी है। यहाँ पर 2 बिल्डिंगें थी, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये पूरा पोजीशन दिख रहा है आपको, ये 2 बिल्डिंगें खड़ी हुई थी, सब बिल्डिंगें दब के बस्ट हो गई है। और अब आपको धरती से अंतरिक्ष की सैर पर लेकर चलते हैं। अंतरिक्ष से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। खबर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से जुड़ी हुई। 7 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स खुशी से डांस करती अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को गले लगाते नजर आई। वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया। मगर अब 6 दिन बाद अंतरिक्ष में खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। इस खतरे की वजह अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद एक ऐसा स्पेस बग है जो वहां मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स को बहुत बीमार कर सकता है। सुनीता विलियम्स को जिस स्पेस बग से खतरा है उसके बारे में रिपोर्ट है कि उसने अंतरिक्ष में खुद को म्यूटेट कर लिया है। म्यूटेशन की वजह से इसने सुपर बग की शक्ल ले ली है। ये सांस की प्रणाली पर हमला करता है। इससे फेफड़ों का संक्रमण, खून में इंफेक्शन, सेप्टिक अर्थराइटिस और पेट की आंतों से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अगर स्पेस में कोई भी एस्ट्रोनॉट सुपर बग की चपेट में आया तो उसकी जिंदगी बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर बग पर दवाइयों का कोई असर नहीं होता। सवाल है कि ये सुपर बग क्या है और स्पेस स्टेशन तक कैसे पहुंचा। स्पेस बग एंटेरोबैक्टर बुगंडेंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है। ये धरती पर मिट्टी, गंदे पानी में पाया जाता है। आईएसएस में इस बैक्टीरिया के 13 स्ट्रेन्स मिल चुके हैं और ये स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो सुपर बग स्पेस के वातावरण में म्यूटेट होकर विकसित जरूर हुआ है, लेकिन मुमकिन है कि ये धरती से ही स्पेस तक पहुंचा होगा। माना जा रहा है कि स्पेस स्टेशन पर किसी क्रू मेंबर या फिर किसी स्पेस रॉकेट के जरिए पहुंचा होगा। एंटेरोबैक्टर बुगंडेंसिस नाम के स्पेस बग पर नासा रिसर्च कर रहा है। नासा के मुताबिक ये स्पेस बग लंबे वक्त तक आईएसएस में बना रह सकता है। अंतरिक्ष में विकसित होने की वजह से इस पर दवाइयों का असर नहीं होता। कुछ मामलों में ये दूसरे सूक्ष्म जीवों को भी जीवित रहने में मदद कर सकता है। और आईएसएस में इस वक्त सुनीता विलियम्स के साथ स्पेस क्रू के 8 लोग मौजूद हैं। सवाल है कि स्पेस बग स्पेस स्टेशन में म्यूटेट कैसे हुआ और इससे एस्ट्रोनॉट्स को कितना खतरा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आईएसएस में म्यूटेट कैसे हुआ स्पेस बग। आईएसएस के अंदर नियंत्रित वातावरण होता है। यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बेहद कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा रहता है। सोलर रेडिएशन भी ज्यादा होती है। ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव तेजी से पनपते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स का इम्यून सिस्टम आमतौर पर कमजोर पड़ जाता है। हालांकि ऐसा क्यों होता है उस पर शोध जारी है, लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम के साथ एस्ट्रोनॉट स्पेस बग के संपर्क में आए तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह से एक नया खतरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद है।